गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको यूनिट फर्स्ट के बारे में चर्चा की थी और बताया था कि उसके अंदर कौन क्या क्या चीज़ें हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है और एग्जाम में आपको सवाल कैसे पूछे जाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं यूनिट सेकेंड की, क्योंकि आपके 2 ही यूनिट सिलेबस में है। सिलेबस की सब चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपको जानकारी में नहीं भी हो तो आपको इसके माध्यम से जानकारी मिल जाए कि हमें पढ़ना क्या है और एग्जाम में सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं। मूल बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको पुराना पेपर जरूर देखना है, खास करके इससे जो पिछली बार जो पेपर आया था उसको आपको देखना है, यानी गत वर्ष जो पेपर आए थे उनको आपको देखना है और वहाँ सवाल के पैटर्न को समझना है कि सवाल किस प्रकार पूछे जाते हैं और हम गलती कहाँ करते हैं, हमारे नंबर कम कहाँ आते हैं। अगर आप सवाल को ढंग से पढ़ेंगे और पॉइंट टू पॉइंट उत्तर लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसकी पूरी संभावना है। आगे हम चर्चा करते हैं यूनिट सेकेंड की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पेपर फर्स्ट और खास करके क्लास है आपके बीए थर्ड ईयर की। दूसरा सिलेबस है इसके अंदर राष्ट्रीय शक्ति। एक देश की नेशनल पावर क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है। आपसे पूछ सकते हैं राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ लिखिए, या राष्ट्रीय शक्ति की मार्गेनथाउ द्वारा दी गई परिभाषा लिखिए, या राष्ट्रीय शक्ति की पार्मर एंड पार्किंसन द्वारा दी गई परिभाषा लिखिए। तो एक तो इसके अंदर सिलेबस में है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ क्या होता है। दूसरा, वे कौन कौन से तत्व हैं जो राष्ट्रीय शक्ति को बिल्डअप करते हैं। जैसे हेंस जे मार्गेनथाउ कहते हैं कि ऐसे कुल 9 तत्व होते हैं जो किसी भी देश की नेशनल पावर को बिल्डअप करते हैं। कुछ विचारक कहते हैं कि ये 2 ही प्रकार के तत्व होते हैं, रॉबिन्सन कहते हैं, या बहुत सारे ऐसे विचारक जो कहते हैं कि 2 ही प्रकार के तत्व होते हैं, एक होते हैं स्थायी और दूसरे होते हैं अस्थायी। अगर हम मार्गेनथाउ की चर्चा करें तो वो कुल 9 प्रकार के तत्वों की चर्चा करता है, जिसमें वो भूगोल को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक सबसे स्थायी तत्व मानता है। तो वे कौन कौन से तत्व हैं जो नेशनल पावर को इसके अंदर बिल्डअप करते हैं, आपको इसको पढ़ना है। पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है कि मार्गेनथाउ और पार्मर और पार्किंसन जो है नेशनल पावर के बारे में कौन कौन से तत्वों का उल्लेख करते हैं। इसका बुनियादी अर्थ यह है कि मान लीजिए ये 9 तत्व जिस मात्रा में आपके पास है, अगर ये ज़्यादा है तो आपकी नेशनल पावर को बिल्डअप कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम एक तत्व मान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के बिल्डअप करने में भूगोल। आपको ये भी पता है कि दुनिया की तमाम जो बड़ी शक्तियाँ हैं आज के इस दौर में, उनके पास वो बड़े भूगोल की मालिक हैं, और जब तक आपके पास विशाल भूभाग नहीं है या उपजाऊ भूभाग नहीं है, आप दुनिया की महाशक्ति नहीं बन सकते। आपको कोयले की ज़रूरत है, आपको लोहे की ज़रूरत है। आज अमेरिका दुनिया में सुपर पावर है, तो उसका बड़ा कारण है उसके पास 94 लाख वर्ग मील स्क्वायर एरिया है। सोवियत रूस बहुत बड़ी ताकत है, तो उसके पास 1 करोड़ 20 लाख से बड़ा स्क्वायर एरिया है। और चाइना हम मानते हैं कि दुनिया की महाशक्ति है, तो उसके पास 84 लाख वर्ग मील का बहुत बड़ा स्क्वायर एरिया है। तो भूगोल सबसे स्थायी तत्व है। और आपने पढ़ा भी होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नेपोलियन ने कहा था कि भूगोल सबसे स्थायी तत्व है आपकी देश की विदेश नीति को निर्धारित करने में। एक सबसे बुनियादी बात है, मैकेंडर नाम के व्यक्ति ये कहते हैं कि आपके पास भूभाग है और वो भूभाग अगर मध्य में है, यानी चारों तरफ से ज़मीनों से घिरा हुआ है और मध्य में है, जिसको वो कहते हैं हार्टलैंड, तो आपकी पावर को बिल्डअप कर देगा। हॉसोफर कहते हैं कि नहीं, अगर किनारों की भूमि अगर आपके पास है तो उससे आपकी पावर जो है वो बिल्डअप होगी। वॉल्टेयर कहते हैं कि बड़ा भूभाग जो है खाद्यान्न उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी होता है, इसलिए क्योंकि सेनाएं जो हैं वो बिना भोजन के यात्रा नहीं कर सकती। क्लीमेशो ने एक बार कहा था कि मेरे लिए तेल की एक बूंद जो है जवान की एक रक्त की बूंद से भी ज़्यादा कीमती है। तो कुल मिलाकर भूगोल एक बहुत मजबूत तत्व है। भूगोल के अंदर आप ये भी पढ़ सकते हैं कि आपकी अवस्थिति कहाँ है, आप दुनिया में कहाँ पर स्थित हैं, आपकी जलवायु किस प्रकार की है, आपके पास जो जनसंख्या है वो जनसंख्या किस प्रकार की है, कार्मिक है या निकम्मी है, आपके पास प्राकृतिक रिसोर्सेज कितने प्रकार के हैं, आपके पास क्या वास्तव में आप रिसोर्सेज पे दुनिया के और देशों पे निर्भर है, तो आप दुनिया की महाशक्ति नहीं बन सकते। मान लीजिए बार बार आपका देश खाद्यान्न संकटों का सामना कर रहा है, बार बार आपका देश जो है वो मान लीजिए खाद्य सामग्रियाँ बाहर से मंगवा रहा है, लोहे के लिए वो किसी और देश पर निर्भर है, कोयले पर किसी और के लिए निर्भर है, तो निश्चित तौर पर आप दुनिया की महाशक्ति नहीं बन सकते। एक देश के रूप में आप जरूर दुनिया में कायम रह सकते हैं। तो मार्गेनथाउ ने बताया कि नेशनल पावर का मीनिंग क्या होता है और उसको बिल्डअप करने के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो इन तत्वों के बारे में आपको पढ़ना है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा नहीं है। दूसरा है राष्ट्र शक्ति के लिए संघर्ष। एक राष्ट्र जो है अपनी पावर को बिल्डअप करने के लिए किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष करता है, वो कौन कौन से हथकंडे अपनाता है। वो राजनीति के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं कूटनीति, वो मैत्री गठबंधनों के माध्यम से, वो सहायता अनुदान के माध्यम से, वो अपनी शक्ति को जो बढ़ाने का जो है वो प्रयास करता है। आपने अगर पढ़ा हो तो 1945 से 1990 का जो कोल्ड वॉर का पीरियड है,
उसमें अमेरिका ने अपनी नेशनल पावर को बिल्डअप करने के लिए सोवियत संघ की तुलना में नाटो सैन्य संगठन की स्थापना की। बाकायदा उसने टू मैन योजना लाई, जिसके अंदर उसने यूरोप के पुनर्निर्माण हेतु पैसा दिया, ईरान को, तुर्की को, यूनान को। और उसी प्रकार उसने मार्शल योजना लाई 1947 से 1952 तक, ताकि जो पश्चिमी यूरोप वहाँ पर समाजवाद का प्रसार नहीं हो, उसको रोका जा सके। तो एक राष्ट्र जो है अपनी नेशनल पावर को बिल्डअप करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाता है। हो सकता है कि वो अपने हथियार शस्त्रीकरण करें, अपना हथियार खरीदें, वो हो सकता है वो आणविक हथियार खरीदें, आणविक परीक्षण करें, रिसर्च पर पैसा खर्च करें, वो मित्र बनाएं, अलायंस बनाएं, काउंटर अलायंस बनाएं। तो इसके अंदर राष्ट्र शक्ति के लिए संघर्ष किस प्रकार होता है और कैसे आप अपने आप को स्थापित करने के लिए तरीके अपनाते हैं। एक है राष्ट्र शक्ति को बनाए रखना, किस प्रकार आप एक पीक पे जाकर उसको आप अपनी शक्ति को बनाए रख सकते हैं, किस प्रकार उसको आप विस्तार कर सकते हैं, उस शक्ति का आप फैलाव जो है वो कर सकते हैं, और अपनी शक्ति का आप प्रदर्शन जो है वो किस प्रकार कर सकते हैं। हो सकता है सैन्य तरीकों से करें, आर्थिक तरीकों से करें, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर दबाव बनाकर अपनी मोनोपोली के माध्यम से, अपनी शक्ति के माध्यम से उन देशों को कमजोर करके अपनी शक्ति को बिल्डअप करने का प्रयास करें। तो इसके अंदर हम राष्ट्र शक्ति का अर्थ, उसके तत्व, उसके लिए शक्ति के लिए संघर्ष और उसको बनाए रखना और उसके विस्तार के उपाय पर चर्चा की। अगले जस्ट पीरियड के अंदर हम आगे बात करेंगे शक्ति संतुलन और शक्ति संतुलन बनाए रखने के तरीके। थैंक यू।